क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि दो देशों के बीच टकराव और तनाव इतना बढ़ जाए कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाए? अगर मैं आपसे कहूं कि इस तनाव की जड़ें इतनी सीधी नहीं हैं जितनी आपको दिखती हैं। ये जाति, धर्म या विचारधारा या जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई एक अदृश्य शक्ति या एक तीसरा खिलाड़ी अपने पर्दे के पीछे शतरंज की मोहरें बिछा रहा। आज हम उजागर करने वाले हैं उस वजह को जो ईरान और इजराइल के असली वजह को जड़ से कुरेद देती है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे, जहां आप जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि वो लोग भी ईरान और इजराइल के इस असली कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाएं और जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसमें किसी और तीसरे पक्ष की भी भूमिका को असली तरीके से एनालिसिस कर पाए। ईरान और इजराइल, ये दो नाम आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ युद्ध और टकराव की आशंका कौंधती है। पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ईरान और इजराइल के संबंध हमेशा से ऐसे थे, या फिर इसमें कोई तीसरी महाशक्ति है जो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही? तो आइए आज हम बात करते हैं ईरान और इजराइल की। जी हाँ, जो आज बहुत बड़े दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए हैं, क्या दोनों हमेशा से दुश्मन ही थे? 1979 के पहले ईरान और इजराइल के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। एक और कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ इनका गुप्त सैन्य सहयोग भी होता रहता था। और तो और ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल का ग्राहक इजराइल ही हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए? हर एक लीडर को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमेशा कुछ भी स्थिर नहीं रहता है और इसीलिए लीडर को एडेप्टेबल होना चाहिए। चेंज के साथ बदलने की ताकत उस लीडर में होनी चाहिए। जब ईरान में 1979 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, शाह की सत्ता के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी का शासन आया, तो उनकी जो नीतियाँ थीं और ईरान में जो मुस्लिम रिवॉल्यूशन आया, उसकी वजह से ईरान का जो कूटनीतिक क्षेत्र था वो बिल्कुल बदल गया। ईरान की रणनीति अब एक मुस्लिम लीडर के रूप में उभर रही थी और इसलिए उसने इजराइल को महत्व देने से इनकार कर दिया। ईरान फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थक बन गया और इजराइल को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानने लगा। कहीं ये मिडिल ईस्ट में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए इजराइल को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगा था, या फिर एक मुस्लिम लीडर बनने की चाहत ने ईरान को इजराइल का दुश्मन बना दिया? ये वो जड़ें हैं जहां से दुश्मनी का बीज पनपा, एक पौधा होगा और फिर देखते देखते ईरान और इजराइल में बहुत बड़ी दुश्मनी शुरू हो गई। अब बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो क्या ये चाह रही थी कि मध्य पूर्व में हमेशा एक अस्थिरता का माहौल बना रहे, या उसके इरादे कुछ और थे? यूएसए इजराइल का हमेशा सबसे बड़ा सैन्य और आर्थिक समर्थक रहा है और यूएसए की ईरान के प्रति हमेशा कैरेट और स्टिक की नीतियां रहीं, जिसमें उसने ज्यादातर कैरेट की बजाय स्टिक का प्रयोग ही किया है। ईरान को हमेशा डंडा दिखाया है। लेकिन हर लीडर को ये बात समझनी चाहिए कि हमेशा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाने के बाद बार बार स्टिक दिखाना, डंडे से काम चलाना प्रभावी नहीं होता है। एक कूटनीतिक और एक शांत प्रिय रास्ता भी अपना करके आप दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा सकते हैं। अब बात करते हैं तनाव के कारण की। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति प्रिय उद्देश्यों के लिए ही सीमित है। बात करते हैं अमेरिका के कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी। 2015 में जब ओबामा की सरकार थी, उस समय ईरान के साथ ओबामा ने और विश्व के कुछ और लीडर्स के साथ मिलकर के समझौता किया गया था, जिससे कि जो ईरान था उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद ओबामा ने जो ईरान था उसके ऊपर से बहुत से प्रतिबंध हटा लिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स लीडर्स में सब कुछ स्थिर नहीं रहता है। जैसे ही 2018 में ट्रंप की सरकार आई, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से ईरान पर दबाव के उद्देश्यों के चलते प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और इसका नतीजा ये हुआ
कि जैसे कहावत कही जाती है कि आप किसी को बार बार डंडे दिखाओ तो वो पलट के आपके सामने खड़ा हो जाता है कि मारो देखें क्या करोगे। और वही हाल ईरान का हुआ। अब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और गति दे दी, काफ़ी तेजी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज करने के बहाने ने वहाँ तनाव को और बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अमेरिका की मंशा पे सवाल फिर से उठ खड़ा हो सकता है कि क्या अमेरिका वास्तविक में मध्य पूर्व में स्थिरता नहीं चाहता है, या अमेरिका इजराइल को वहाँ की क्षेत्रीय शक्ति को बरकरार रखना चाहता है। आपका क्या जवाब है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मैं मानता हूँ इन सवालों के जवाब जटिल हो सकते हैं, पर इस समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब एक कूटनीतिक तरीके से इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकाला जाए। और इसके लिए यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी इन्होंने पहल की है कि जिनेवा में ईरान से परमाणु वार्ता की जाए। अब यहाँ पे हम आपको 4 लेसन सिखा रहे हैं जो लीडरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि अगर चेंज इतनी तेज हो रहा है तो उसके लिए लीडर को हमेशा एडाप्टेबल रहना चाहिए। चेंज के प्रति लीडर का अनुकूल रवैया एक लीडर को हमेशा बहुत आगे ले जाता है और उसके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी फ्लोरिश करने का मौका देता है। दूसरा, अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आता है तो लीडर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करती है। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के 3 सबसे बड़े सॉल्यूशन होते हैं। या तो आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए, या आप अवॉइडेंस करिए कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, और तीसरा है कि आप वहाँ पे जाकर के एक स्ट्रेटेजिक जो नेगोशिएशन है उसको प्राथमिकता दीजिए। एक लीडर को हमेशा कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अप्लाई करनी नहीं चाहिए, और उसमें खासकर बार बार स्टिक दिखाना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पलट के एम्प्लॉय आपके ऊपर ही भारी पड़ सकता है। लीडर को कभी भी बायस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लीडर को कभी भी ईगो ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और चौथा, हमेशा काम और बैलेंस्ड एक्टिविटीज लीडर की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। तो दोस्तों, मैंने तो अपना टेक दे दिया, अब आपकी बारी है। आप हमें बताइए कि क्या सच में मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पैदा करने के लिए एक तीसरा देश जिम्मेदार है, या वो अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए 2 लोगों को लड़ाता रहता है। ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और साथ ही साथ शेयर करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, जिससे कि वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट के असली मुद्दे को समझ पाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो आपको जिंदगी, काम और लीडरशिप के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।